हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों अपेंडिसाइटिस टॉपिक, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के एमएसएन पार्ट में आता है। तो हम एमएसएन के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम देख रहे हैं और उसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं अपेंडिक्स के बारे में, अपेंडिसाइटिस के बारे में, और हम पढ़ेंगे अपेंडिसाइटिस के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है और क्या मैनेजमेंट होता है। तो सबसे पहले हमें अपेंडिक्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए। अपेंडिक्स के बारे में एक बात बता दूं कि अपेंडिक्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये दो पार्ट्स के बीच में रहता है, एक तो इलियम और सिकम। तो जहां पे इलियोसिकल जॉइंट है वहां पे प्रेजेंट रहता है, पहली बात ये है। दूसरी बात, ये थोड़ी बहुत फिंगर लाइक स्ट्रक्चर की तरह होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर की तरह होता है। तीसरी बात, इसका साइज 6 से लेके 10 सेंटीमीटर तक हो सकता है। चौथी बात, इसको रेटिकुलो एंडोथीलियल स्ट्रक्चर बोला जाता है। रेटिकुलो एंडोथीलियल स्ट्रक्चर, सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, इसलिए इसको रेटिकुलो एंडोथीलियल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। ये सिकम के पीछे की तरफ है, ये सिकम वाला पार्ट है, तो इसके पीछे की तरफ ज्यादातर कंडीशन में रहता है नॉर्मली, तो इसलिए इसको रेट्रोसिकल पार्ट भी बोला जाता है। और द लास्ट वन, इसको अपेंडिकुलर आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, जो कि इलियोकोलिक आर्टरी का पार्ट है। सर आपने एक चीज नहीं बताई, वेस्टिजियल पार्ट या वेस्टिजियल ऑर्गन भी मैं इसको बोल सकता हूं, अगर बोलना चाहूं तो इसको मैं वेस्टिजियल ऑर्गन भी बोल सकता हूं। और आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है कि बताइए वेस्टिजियल पार्ट का मतलब या वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब क्या होता है। दोबारा बता देता हूं, अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। अपेंडिक्स फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। अपेंडिक्स का 6 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक साइज रहता है। अपेंडिक्स रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम का पार्ट है, रेट्रोसिकल पार्ट है, पीछे की तरफ रहता है। और अपेंडिकुलर आर्टरी इसको ब्लड सप्लाई करती है, जो कि इलियोकोलिक आर्टरी का पार्ट है। इलियोकोलिक आर्टरी आती है और इलियोकोलिक आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है जिसको बोलते हैं अपेंडिकुलर आर्टरी। ये थोड़ा बहुत अपेंडिक्स के बारे में हमने पढ़ लिया। बात करते हैं अपेंडिसाइटिस की। तो अपेंडिसाइटिस सर क्या है? इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन है इसी अपेंडिक्स का। इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन किसका है सर? जो अभी हमने पार्ट पढ़ा था, अपेंडिक्स। सर क्या होता है? अपेंडिक्स के अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, ये अपेंडिक्स है सपोज, ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है, अगर इसमें इन्फ्लामेशन हो जाए तो क्या अपेंडिक्स पे प्रेशर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो अपेंडिक्स के अंदर वाले पार्ट में ये बीच वाला जो पार्ट है, इसमें भी तो प्रेशर बढ़ेगा। तो इस वाले पार्ट में प्रेशर बढ़ेगा, तो मैं बोल सकता हूं कि इंट्राल्यूमन वाला जो प्रेशर है, इंट्राल्यूमन वाला जो प्रेशर है ना, वो बढ़ जाता है अपेंडिसाइटिस में। अपेंडिसाइटिस का मतलब जो अपेंडिक्स है उसका इन्फ्लामेशन होना या इन्फेक्शन होना उसमें। अब अगर उस ल्यूमन वाले पार्ट का प्रेशर बढ़ जाएगा, इंट्राल्यूमन वाला प्रेशर बढ़ेगा इन्फ्लामेशन की वजह से, तो क्या हो सकता है? ये अपेंडिक्स रप्चर हो सकता है। और रप्चर होने की वजह से यहां पे परफोरेशन, और परफोरेशन होने की वजह से सारा जो अमाउंट निकलेगा, डिस्चार्ज निकलेगा अपेंडिक्स के अंदर का, वो कहां चला जाएगा? इन्फेक्शन वाला वो चला जाएगा इसके अंदर, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। तो 3 चीजें आपको अपेंडिक्स में हमेशा याद रखनी है कि अगर अपेंडिसाइटिस हुआ है तो बहुत ज्यादा चांस है परफोरेशन होने के, पेरिटोनाइटिस होने के और शॉक में जाने के। आगे बात करते हैं। अगर मैं बात करूं कि इसके क्या कारण हो सकते हैं, तो कारण के बारे में बाद में बात करेंगे। तो इसको 2 चीजें लीड करवा सकती हैं। या तो आपके अपेंडिक्स वाले पार्ट में आप सर्कुलेशन ही नहीं दे पा रहे हो, प्रॉपर सर्कुलेशन ही नहीं है, ब्लड सप्लाई नहीं है, तो धीरे धीरे यहां पे गैंग्रीन होने लगेगा और यहां पे इंफेक्शन, इन्फ्लामेशन बढ़ने लगेगा। दूसरा कारण ये कि इसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ जाए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन इसके अंदर बढ़ने लगे तो भी हो सकता है। तो या तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से अपेंडिसाइटिस हो सकता है, या फिर सर्कुलेशन की कमी की वजह से भी हो सकता है। मेन कॉज क्या है? तो अगर आपसे पूछा जाए यंग एज के या चिल्ड्रंस में अपेंडिसाइटिस होने के क्या कारण हैं, तो आप बोलोगे सर ये एक रेटिकुलो एंडोथीलियल स्ट्रक्चर है, यानी कि इसके अंदर लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट रहता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम की अगर फॉलिकल्स बहुत ज्यादा मात्रा में बन गए, बहुत ज्यादा मात्रा में इसके अंदर लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट्स बन गए,
तो भी तो ब्लॉकेज हो सकता है, और ब्लॉकेज ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आपको अपेंडिसाइटिस हो सकता है। ये तो बच्चों के अंदर और यंग चिल्ड्रंस के अंदर है। अब अगर आपसे पूछा जाए सर अडल्ट के अंदर मोस्ट कॉमन, तो अडल्ट के अंदर होता है फिकैलिथ। सर ये फिकैलिथ क्या है? अगर किसी पर्सन का स्टूल हार्ड हो जाए स्टोन की तरह, फिकैलिथ का मतलब होता है स्टोन की तरह, स्टूल का हार्डनिंग होना, और स्टूल के हार्डनिंग की वजह से इस अपेंडिसाइटिस पे क्या हो सकता है? ब्लॉकेज, और ब्लॉकेज होगा इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट हमने बात करी सर ओल्ड एज, 50 साल से ऊपर वाले लोगों में अपेंडिसाइटिस क्यों होता है? तो यहां पे नियोप्लाज्म की वजह से हो सकता है, कैंसरस सेल का डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी वजह से ब्लॉकेज हो रहा है, और वो कारण लीड कर सकता है अपेंडिसाइटिस के लिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो पिनवॉर्म इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, कई बार अपेंडिक्स ट्विस्ट हो जाता है उसकी वजह से हो सकता है, और कोलॉन के इन्फेक्शन की वजह से भी। कोलॉन अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो एक बार दोबारा जरूर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाला लेक्चर चेक कर लें, तो कोलॉन का इन्फेक्शन भी यहां पे स्प्रेड हो सकता है। अगर मैं सिंपल सी बात करूं, हमने क्या बोला अभी तक, उसी को यहां पे समराइज करके लिखा हुआ है। कोई सा भी कारण था, चाहे वो ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा था, चाहे यंग एज के अंदर वो लिम्फेटिक फॉलिकल का बढ़ना, या अडल्ट के अंदर फिकैलिथ होना, या ओल्ड एज लोगों के अंदर नियोप्लाज्म होना, या पिनवॉर्म होना, ट्विस्टिंग होना, कोलॉन का इन्फेक्शन, ये सारे कारणों की वजह से अल्टीमेटली ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है अपेंडिक्स के अंदर, और वहां पे प्रेजेंट रहते हैं कुछ स्पेशल टाइप के माइक्रोब्स, ई कोलाई और बैक्टीरियल फ्रिजालिस। ये क्या करते हैं? वहां पे इंफेक्शन कॉज करते हैं, और इंफेक्शन कॉज होने की वजह से इंट्रा अब्डोमिन, वहां पे जो प्रेशर बनेगा, इंट्राल्यूमिनल प्रेशर या इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, उसकी वजह से स्प्रेड हो सकता है। यानी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, यानी कि वहां पे परफोरेशन हो सकता है, अपेंडिक्स फट सकता है, रप्चर हो सकता है, और परफोरेशन होने की वजह से धीरे धीरे पेरिटोनाइटिस देखने को मिलेगा, और रप्चर होने की वजह से धीरे धीरे शॉक हो सकता है। तो इन 3 बातों को मैं लास्ट तक बोलूंगा इस लेक्चर में। परफोरेशन, पेरिटोनाइटिस और शॉक हमेशा पूछे जाते हैं। परफोरेशन, पेरिटोनाइटिस और शॉक, ये अपेंडिक्स के अंदर मेनली हमें देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं सर, अगर इसके पेन के बारे में बात करें, साइनम सिम्टम्स के बारे में बात करें, तो साइन और सिम्टम्स में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सर इसमें पेन होता है। अगर मैं एब्डोमिनल कैविटी के एब्डोमिनल रीजन के एब्डोमिनल क्वाड्रेंट को 9 भागों में डिवाइड करूं, तो हमारा सबसे नीचे जो राइट लोअर क्वाड्रेंट है, यहां कहीं पे लोकेशन रहती है आपके अपेंडिक्स की। तो सबसे पहले हमें पता करना है कि इसमें जो पेन होता है वो कहां पे होता है। उस पॉइंट को बोला जाता है सर मैकबर्ने पॉइंट। ये मैंने एब्डोमेन के 9 पार्ट किए हैं, तो सबसे पहले ये आपको दिख रहा होगा, ये सबसे ऊपर वाला आपको पार्ट दिख रहा होगा, जिसको बोला जाता है कि अब कौन सा पार्ट है? राइट अपर क्वाड्रेंट है। अब ये बीच वाला पार्ट यहां कहीं पे अम्लाइकस है। तो अगर आपको कभी भी पता करना हो कि मैकबर्ने पॉइंट कहां पे है, तो आपको 2 चीजें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले इस तरफ एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है, जो यहां पे आपकी बोन है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, पेल्विस की बोन है जो राइट साइड में, ये तो लेफ्ट साइड है मेरा, राइट साइड, इस राइट साइड में जहां पे आपकी एंटीरियर इलियक इस इलियक स्पाइन है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, उस पार्ट, यहां पे वो पार्ट है, सपोज कर लो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है वो है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। और हमें दूसरा पॉइंट पता चल गया जो है सर अम्लाइकस। अब क्या करना है, अम्लाइकस से लगभग 2/3 आना है, और एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से 1/3 पार्ट पे आना है। तो यहां से हम थोड़ा सा ऊपर गए 1/3 पार्ट, और उधर से 2/3 पार्ट आए अम्लाइकस से। तो जिस पॉइंट पे, जो पॉइंट आप फाइंड आउट करोगे, इस पॉइंट का नाम होता है मैकबर्ने पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है सर मैकबर्ने पॉइंट, और यहीं पे मेनली आपको अपेंडिक्स का पेन होगा। अम्लाइकस से 2/3 आना है, और एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से 1/3 जाना है। जिस पॉइंट पे मैं दोबारा से एक बार हाईलाइट कर देता हूं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं, इस पॉइंट को सर हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोला जाता है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन।
अगर इस कलर से नहीं दिख रहा तो मैं इसको ब्लैक कलर से बना देता हूं, तब शायद आपको दिख जाएगा। ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जिसको मैं पिंक कलर से नहीं रेड कलर से बना रहा हूं, ये जो रेड कलर वाला पार्ट दिख रहा है ये इलियक सुपाइन का पार्ट है, और ब्लैक कलर वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको वो मैकबर्ने पॉइंट है। तो एग्जैक्ट यहां कहीं पे पेन होगा आपको मैकबर्ने पॉइंट पे। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए हमने मैकबर्ने पॉइंट के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होगा, और राइट लोअर क्वाड्रेंट में कौन से पॉइंट पे? मैकबर्ने पॉइंट पे पेन होगा। मैकबर्ने पॉइंट पे पेन होगा। पहली चीज तो पेन के बारे में बता दी है मैंने। अब पेन के बारे में बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे साइन हैं। सबसे पहले अब्डोमिनल पेन होता है, ये बात आपको पता लग गई होगी, और वो कहां पे होता है वो भी आपको पता लग गया होगा। ठीक है, पेन कैसा होता है? अगर पेन का नेचर तो नॉर्मली हाईली टेंस्ड पेन होता है, हाईली टेंस्ड पेन होता है, हाईली टेंस्ड। तो हाईली टेंस्ड पेन यहां पे आपको देखने को मिलेगा। पहली चीज, हाईली टेंस्ड पेन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? ओके। कई बार डल नैगिंग पेन भी हो सकता है, वैसे नॉर्मली ज्यादा पेन रहता है। अब इसके सीधे सीधे मैं बात करूं, देखो अगर ये रप्चर हो गया तो एम्फाइमा भी हो सकता है, एम्फाइमा भी हो सकता है, गैंग्रीन भी हो सकता है, ये सारी चीजें तो हैं। पर कुछ मेन चीजें आपको बता देता हूं। इसके अंदर आपको मर्फी ट्रायड, सुना होगा आपने, मर्फी ट्रायड साइन देखने को मिलता है। मतलब एक ट्रायड मतलब 3 चीजें आपको देखने को जरूर मिल सकती हैं। पहली चीज अब्डोमिनल पेन, दूसरा डायरिया वॉमिटिंग, और तीसरा अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है फीवर। तो अब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग और फीवर, मर्फी ट्रायड यहां पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं और जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं यहां पे एक आपको रीबाउंड टेंडरनेस दिख रहा होगा। रीबाउंड टेंडरनेस में क्या होता है? जब आप इस पर्टिकुलर पार्ट पे, मतलब इस लेफ्ट साइड पे, राइट लोअर क्वाड्रेंट को प्रेस करोगे और प्रेस करने के बाद छोड़ोगे, रिलीव करोगे, तो पेशेंट को पेन होगा, वो होगा रिबाउंड टेंडरनेस। दूसरा रोफ्सिंग साइन। रोफ्सिंग साइन में एग्जैक्टली करते क्या है? लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में आप क्या करोगे? प्रेस करोगे, और आपको जैसे ही आप लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में प्रेस करते हो तो यहां से नर्व सप्लाई की वजह से आपको पेन होगा राइट लोअर क्वाड्रेंट में। पेन कहां पे होगा? राइट लोअर क्वाड्रेंट में। मैं ब्लैक से दिखा देता हूं। अगर मैंने प्रेस किया लेफ्ट वाले पार्ट पे तो मेरे को पेन होगा राइट वाले पार्ट में, राइट लोअर क्वाड्रेंट में। इसको बोला जाता है रोफ्सिंग साइन। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा ऑब्चुरेटर साइन। ऑब्चुरेटर साइन में आपको दिख रहा होगा, जब हम राइट लेग को फ्लेक्स कर रहे हैं और हिप को इंटरनली रोटेट करते हैं, तो इसकी वजह से ऑब्चुरेटर मसल्स में इरिटेशन पैदा होगी। ऑब्चुरेटर मसल्स में भी इरिटेशन पैदा होगी और पेल्विक पेन भी देखने को मिलेगा राइट साइड पे। तो कहने का मतलब है, जब भी हम राइट लेग को ऐसे फ्लेक्स करेंगे और हिप को इंटरनली रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्चुरेटर मसल्स में इरिटेशन हो सकती है और राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन फील होगा। नेक्स्ट अगला आता है सोज साइन। तो सोज साइन थोड़ा सा अलग है। सोज साइन में आपको दिख रहा होगा, सोज साइन में मेनली क्या किया जाता है? तो सोज साइन के अंदर कुछ इस तरीके से पीछे पेशेंट को लाई डाउन कर रहे हैं और एक्सटेंशन कर रहे हैं हिप का, तो सोज साइन कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। नॉर्मली क्या कर रहे हैं सर इसमें? तो पेन, जब हम पैसिव एक्सटेंशन करते हैं राइट थाई का, तो पेशेंट कौन सी पोजीशन पे लेटा हुआ है? लेफ्ट साइड पे। तो जब राइट थाई को पीछे की तरफ काउंटर रेजिस्टेंस दिया जाएगा तो यहां पे पेन फील होगा आपको।
तो ये वाली कंडीशन कहलाती है सोज साइन। तो सोज साइन भी यहां पे देखने के लिए मिलता है। तो हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ी? रिबाउंड टेंडरनेस, आपने दबाया जब छोड़ा तो पेन हो रहा है। रोवसिंग साइन, जब आपने लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को प्रेस किया तो राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन हो रहा है। सोज साइन, जब आपने एक्सटेंशन किया, रेजिस्टेंस दिया तो पेन हो रहा है, तो वो सोज साइन है। जब आपने फ्लेक्शन किया तो पेन हो रहा है, तो वो ऑब्चुरेटर साइन है। तो ये कुछ आपको साइन देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो ऐसे कुछ साइन सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं सर? अगर मैं बात करूं इस साइनम सिम्टम्स के बारे में, तो हमने बोला सर सोज साइन देखने को मिल सकता है। सोज साइन आपको देखने को मिलेगा, सोज साइन देखने को मिलेगा। पीछे आपको इमेजेस दी गई हैं तो उसमें आप पता कर सकते हैं। आपको रीबाउंड टेंडरनेस देखने को मिलेगी, या रीबाउंड पेन आपको देखने को मिल सकता है। रीबाउंड पेन आपको देखने को मिल सकता है। और एक और चीज बता दूं, हमने इसके अलावा ऑब्चुरेटर साइन भी देखा था। ऑब्चुरेटर साइन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ मेन साइन है जो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और साइन बता देता हूं। कई बार पेशेंट अगर छींकेगा, मतलब स्नीज करता है, कई बार पेशेंट क्या करता है सर? स्नीज करता है। तो स्नीज करते समय भी राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होता है। अगर अपेंडिसाइटिस का पेशेंट है तो स्नीजिंग में भी राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होगा। इसको बोला जाता है मर्फी का दोस्त, डर्फी साइन। ये कौन सा साइन है? डर्फी साइन। एक होता है मार्कल साइन। मार्कल साइन भी देखने को मिल सकता है। जितने साइन है सारे अपेंडिसाइटिस के अंदर ही देखने को मिल रहे हैं सर। मार्कल साइन क्या होता है? जब मैं पेशेंट को टोज पे खड़ा करूं, ऐसे जैसे मैं खड़ा हो चुका हूं अभी अपने टोज पे, तो टोज पे खड़ा करने के बाद जब पेशेंट अपने हील्स को नीचे रखेगा ऐसे, तो उसके राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होगा। तो उसको बोलते हैं मार्कल साइन। मार्कल साइन में मैंने क्या बोला कि पेशेंट को टोज पे आपने स्टैंड करवाना है, और उसके बाद जब वो अपने हील्स को कहां रखेगा? हील्स को ग्राउंड पे रखेगा। हील्स को ग्राउंड पे रखेगा तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? हील्स को ग्राउंड पे रखने की वजह से पेशेंट को पेन फील होता है। उसको बोलते हैं मार्कल साइन। उसको बोला जाता है सर मार्कल साइन बोला जाएगा। क्लियर है इतना? तो ये कुछ साइन सिम्टम्स थे जो आपको अपेंडिसाइटिस में देखने को मिलते हैं। सीधे सीधे बात करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में आप क्या करेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन में आपको पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा? आप वाइटल्स करोगे, तो वाइटल्स में आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि पेशेंट को इन्फेक्शन है तो फीवर होगा। जब आप ईएसआर चेक करोगे, इन्फेक्शन है तो ईएसआर बढ़ा हुआ आएगा। डब्ल्यूबीसी का लेवल भी बढ़ा हुआ होगा, ल्यूकोसाइट बढ़े हुए होंगे। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। जो इसका पेन है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के पेन की तरह ही होता है। तो आपको डिफरेंशिएट करने के लिए एससीजी का लेवल भी चेक करना पड़ता है, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर होगी तो एससीजी का लेवल डाउन मिलेगा। तो अगर कई बार, क्योंकि इसका पेन और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पेन लगभग सिमिलर रहता है, तो अगर आपको पहचानना है तो बीटा एससीजी करवाना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें थी जो आपको अपेंडिसाइटिस में मेनली याद रखनी है। मैनेजमेंट क्या करेंगे सर? अगर आपको मैनेजमेंट पूछा जाए तो आप मैनेजमेंट में भी छोटी बातें कुछ याद रख सकते हैं। मैनेजमेंट में क्या है सर? मैनेजमेंट में ज्यादातर हम एंटीबायोटिक देते हैं, और क्लिंडामाइसिन, सिप्लॉक्स, क्योंकि ई कोलाई है ना, ई कोलाई बैक्टीरिया नेगेटिव है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि सिप्लॉक्स और क्लिंडामाइसिन। ये आप दे सकते हो। एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक आप दे सकते हो। तो मैंने बोला एंटीबायोटिक दे सकते हैं क्लिंडामाइसिन और सिप्लॉक्स, ये दे सकते हैं। क्लियर? तो ई कोलाई को ट्रीट करने के लिए नेगेटिव के लिए, ग्राम नेगेटिव के लिए दवाइयां दी जा सकती हैं। बाकी आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे सकते हो, पीपीआई जिनको बोलते हैं। इसके अलावा आप एनाल्जेसिक दे सकते हो, एंटीपायरेटिक दे सकते हो, मतलब कंडीशन। ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट मेडिकेशन के बाद सर्जरी आती है, और सर्जरी के अंदर आप लेप्रोस्कोपिक भी कर सकते हो, लेजर वाली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी कर सकते हो, या फिर ओपन सर्जरी भी कर सकते हो। ओपन इंसीजन लगा के सर्जरी भी कर सकते हो। इंसीजन लगा के अपेंडेक्टमी बोल सकते हैं, जिसको हम दोनों केसेस में क्या कर रहे हैं? अपेंडिक्स को ही बाहर निकाल रहे हैं, तो अपेंडेक्टमी हम इसके अंदर
कर सकते हैं। अपेंडेक्टमी हम इस प्रोसीजर के अंदर कर सकते हैं। नर्स का काम क्या होगा? नर्स का काम मेनली जब हम खाना दे देते हैं, जब सर्जरी हो जाती है तो पेशेंट को कुछ समय के लिए एनपीओ पे रखना होता है। पेशेंट की लोकेशन, कहाँ पे पेन हो रहा है, क्या पेन हो रहा है, इंसीजन हुआ है, जहाँ पे ड्रेनेज तो नहीं हो रहा, ये सारे काम नर्सेस के हो सकते हैं। कंफर्टेबल पोजीशन दे सकते हैं। कंफर्टेबल पोजीशन, सी शेप पोजीशन बनाता है पेशेंट, इसमें कंफर्ट महसूस करता है तो सी शेप पोजीशन भी हो सकती है। पेन को मॉनिटर करना है आपने, टेंडरनेस को देखना है, बाउल साउंड आ रही है कि नहीं आ रही है उसको चेक करना है, जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम की जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं। पेशेंट को कुछ समय के लिए, अभी सर्जरी हुई है इंटेस्टाइन की तो खाना नहीं देंगे, एनपीओ पे रखेंगे आफ्टर सर्जरी भी, लेकिन भूखा तो नहीं रख सकते, मतलब बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए तो इंट्रावीनस फ्लूइड लगा सकते हैं। बाकी कई बार हम पेनरोज ड्रेनेज का यूज करते हैं। पेनरोज सुना होगा आपने, पेनरोज ड्रेनेज। तो पेनरोज ड्रेनेज लगाते हैं कि वहां से ड्रेन आउट करने के लिए, अगर पस फॉर्मेशन या फिर फ्लूइड फॉर्मेशन कुछ भी हुई है तो उसको निकालने के लिए अपेंडिसाइटिस में, ये अपेंडिसाइटिस में पेनरोज ड्रेनेज का यूज भी किया जाता है, तो इसको मॉनिटर करने का काम है। बाकी इनपुट आउटपुट आपने देखना है, बाकी सारी चीजें आपने देखनी है। तो ये अपेंडेक्टमी का ध्यान रखना है कि पेशेंट को तुरंत खाना नहीं देना है, आईवी फ्लूइड्स देने हैं, पेशेंट को चेक करना है कहीं पेशेंट को पेरिटोनाइटिस तो नहीं हो रहा, परफोरेशन के साइन तो नहीं आ रहे, शॉक के साइन तो नहीं आ रहे, इन सब के लिए चेक करना है। तो ये कहानी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। हमने देखा था कि मैकबर्ने पॉइंट, कहाँ पे मैकबर्ने पॉइंट पे पेन होता है, हमने देखा था बहुत सारे ऐसे साइन थे जैसे कि रोवसिंग साइन, रिबाउंड साइन, सोस साइन, ऑब्चुरेटर साइन, रिबाउंड टेंडरनेस, ये हमने सब कुछ देखा था। सोस साइन के अंदर जब हम पोस्टीरियर साइड को पैसिव एक्सटेंशन कर रहे थे राइट थाई का, तो यहां पे पेशेंट को पेन फील हो रहा था। जब हमने रोवसिंग साइन देखा था तो लेफ्ट साइड पे प्रेस कर रहे थे, राइट साइड पे पेन हो रहा था। ये कुछ कहानियां हमको याद रखनी है, किसके बारे में? अपेंडिसाइटिस के बारे में। तब आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अगले लेक्चर के साथ। हाँ, आंसर कमेंट में देना ना भूलिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।